नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड चुनाव में पहले चरण के चुनाव का प्रचार 5 बजे थम जाएगा। उसी पर होगी ज़्यादा हमारी एक तरह से अगले आधे घंटे हम नज़र रखेंगे कि किस तरह से पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार रहा, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो हावी हैं और कौन से वो एक तरह से बड़े उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जो तय करेंगे पहले चरण के चुनाव के साथ ही अगला चरण जो होने जा रहा है उसके धुआंधार प्रचार के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ तमाम उन बड़े मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो झारखंड चुनाव में हावी रहे हैं। शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने श्री स्वामीनारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। कहा, निस्वार्थों के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक है कार्यकाल। तेज हुआ चुनावी संग्राम। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीट पर प्रचार का अंतिम दिन। कोलकाता में आरजीकर मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई आज से शुरू। दैनिक आधार पर होगी फास्ट ट्रैक में होने वाली सुनवाई। गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर होगी केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके पुराने चुनावी विज्ञापन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस विज्ञापन में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को भत्ता पेश किया है। इस विज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अपनी मंशा भी जाहिर की है। पीएम ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी पिछले कई सालों से कांग्रेस के एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी साजिश में सफल होने पर आपका आरक्षण छीन लेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज को एकजुट रहने की सलाह भी दी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके मद्देनजर एनडीए ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के सरायकेला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के राज में आदिवासियों का अधिकार घुसपैठियों ने लूट लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर हम कानून लाएंगे कि अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी लड़की से शादी करता है तो लड़की की जमीन घुसपैठिए के नाम नहीं होगी और जो जमीन हड़पी गई है उसे भी भाजपा सरकार वापस दिलाने का काम करेगी। पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं
तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के पनकी में एक रैली को संबोधित किया। आइए बताते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। बने यह काम मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया था। और इसीलिए बहनों और भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को किक आउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। और झारखंड चुनाव में 13 नवंबर को 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान है, जिसका प्रचार अब से 1 घंटे के बाद थम जाएगा। इन 43 सीटों पर किस तरह का चुनावी दंगल है, कौन से बड़े मुद्दे इस चुनाव प्रचार के दौरान हावी रहे और जनता क्या चाहती है इन राजनीतिक दलों से, और राजनीतिक स्थिरता के लिए जनता किस तरह से सोच रही है, ये सब आपके साथ लेके आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथी संवाददाता और बात करेंगे हम झारखंड चुनाव की। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। और झारखंड चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए 43 सीटों पर किस तरह से रहा चुनाव प्रचार, उस पर और बात करेंगे। हमारे साथी संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुमला से, दिवाकर हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं और राजेश राज हमारे साथ देवघर से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। 43 सीट, पहले चरण का चुनाव प्रचार के मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जनता को समझ में आए कि ये 43 सीटों का इससे पहले के विधानसभा चुनाव में जो इतिहास रहा है, जिसमें इन 43 सीटों में 17 सीटें JMM के पास थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 8 कांग्रेस के पास। इस बार का ये इन 43 सीटों का मुकाबला कैसा है? देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, जो ये 43 सीट है, बेसिकली पहले मैं एक ज्योग्राफी के हिसाब से झारखंड को आपको समझाता हूँ कि ये जो झारखंड का जो ये इलाका है, ये 3 प्रमंडल के इलाके में फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं। उसमें से पलामू प्रमंडल का इलाका है, इसमें से कई पलामू प्रमंडल की जो सीटें हैं, साथ ही साथ गढ़वा जिले की सीटें हैं, उसके बाद गुमला जिले की सीट है, और उसके बाद जो दूसरा इलाका आता है वो है कोल्हान का इलाका, जिस इलाके में पिछले बार जो कह सकते हैं कि JMM ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, और शायद यही वजह थी कि JMM का जो
30 सीट से ज़्यादा वो क्रॉस कर पाई थी और उसने सरकार यहाँ पर बनाई थी। उसके बाद रांची का जो छोटा नागपुर का जो इलाका है उसकी भी कुछ सीटों पर चुनाव पहले चरण में ही हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझिए कि एक तरीके से आधा से ज़्यादा सीटों पर पहले चरण में 13 तारीख को मतदान होगा और उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों के जो स्टार प्रचारकों ने पिछले हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां और एक रोड शो हुआ। आप इससे समझिए कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने गुमला में रैली की, उसके बाद चाईबासा में उन्होंने रैली की, बोकारो में रैली हुआ उनका और गढ़वा में भी रैली हुआ और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने जो राजधानी रांची में एक रोड शो भी किया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव का जो गहमा-गहमी था उसी तरीके से पहले चरण के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली, राहुल गांधी ने कमान संभाली, जेएमएम की ओर से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक के बाद चुनावी सभाओं के साथ रोड शो भी किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी आप थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक के बाद एक आज भी 3-4 रैलियां हुई और उसी तरीके से जो भाजपा साथी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम नेताओं की भी पिछले 10 दिनों में हम कह सकते हैं कि एक दर्जन से ज़्यादा रैलियां हुई है। तो लगातार जो प्रचार है वो सभी दलों ने अपनी तरफ से ताकत झोंकी थी। लेकिन इस बार जो माहौल, क्योंकि ये कोल्हान का जो इलाका है वहाँ से 14 सीटें आती है और इस बार आपको याद होगा कि कुछ दिन चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो जेएमएम के सीएम यहाँ हुआ करते थे चंपई सोरेन, उन्होंने जो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा है, संथाल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, इन मुद्दों पर और साथ ही साथ किस तरीके से उनके साथ पार्टी में धोखा हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद भाजपा का उन्होंने दामन थामा है। तो ये कहा जा रहा है कि उसका एक कोल्हान के इलाके में बड़ा इंपैक्ट होगा और उससे हो सकता है कि झारखंड के जो चुनावी परिणाम इस बार है, अगर कोल्हान में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो परिणाम कुछ ज्यादा ही भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि जो पलामू प्रमंडल का इलाका है उसमें बीजेपी हमेशा से बेहतर प्रदर्शन करती रही है। रांची के जो इलाके हैं, शहरी इलाके, वहां पर बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा है। साथ ही साथ जो गुमला का इलाका है वहां पर भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो अगर पहले चरण के चुनाव में कोल्हान में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने की जो उसकी राह है वो थोड़ी आसान ऋतु हो सकती है। जी, हमारे साथ अजीत भी जुड़े हुए हैं, अजीत गुमला से जुड़े हुए हैं। अजीत, मुश्किल से 1 घंटा बचा है, इस समय 1 घंटे से भी कम ही समय हम कहें, 45 मिनट बचे हैं चुनाव प्रचार को थमने में। हालांकि आज का दिन एक तरह से बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आज झारखंड में मौजूद थे चुनाव प्रचार के लिए। केंद्रीय राज्य स्तर के सभी बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे, घुसपैठ का एक मुद्दा बड़ा है जिसका जिक्र अभी दिवाकर ने किया है, क्या ये किसी एक इलाके तक ही सीमित दिखाई देता है या इसको लेकर एक बड़ा जो एक तरह से जागरूकता कहें या एक जो घपला हो रहा है उसकी जो बात करना चाह रही है बीजेपी, वो जनता तक पहुंची? राजेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल ऋतु, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी राजेश, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो राजेश आप बताएं, आप जिस इलाके में हैं, कि इस घुसपैठ, जो अवैध घुसपैठ है, जो घुसपैठ है बांग्लादेशियों की, जिसको संरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जेएमएम गठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप लगा रही है और ये एक बड़ा मुद्दा भी बना है, तो किस तरह से इस मुद्दे ने क्या किसी एक इलाके तक सीमित ये मुद्दा रहा या ये मुद्दा ये झारखंड चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभर पाया? देखिए ऋतु, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जोर शोर से उठाने की कोशिश की और ये मुद्दा सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड में इसकी गूंज जो है वो सुनाई पड़ती रहे, चाहे वो छोटा नागपुर का इलाका हो, कोल्हान का इलाका हो या फिर पलामू गढ़वा का इलाका हो, संथाल परगना का इलाका हो, तमाम जगहों पर इसकी गूंज सुनाई पड़ी और बीजेपी ने इस मुद्दे को बाकायदा ठीक ठाक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की और आम जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की गई। जनता के बीच अगर हमने बात की तो जनता के बीच भी इस मुद्दे की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ी। गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर दिखाई पड़े और तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये पहले फेज के प्रचार के दौरान इसे काउंटर
करते करते पूरा हम कह सकते हैं कि यह जो चुनाव की प्रक्रिया है यह अब मतदान की पहले चरण की जो प्रक्रिया है वहां तक पहुंच चुकी है। और अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दा इस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार का एक मुद्दा जो है वह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम नेता हैं वो इस आरोप को खारिज करते रहे और उन्होंने कई बार कई केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला भी उठाया और कहा कि हेमंत सोरेन जो है उनको जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया है। जेएमएम की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार देने का वायदा कर जनता से जनादेश मांगने की कोशिश की है, वहीं पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये पूरे चुनाव के दौरान प्रमुखता से छाया रहा और इसे एनडीए ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसे उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने की कोशिश की है। मैं दिवाकर की एक बात को बढ़ाना चाहूँगा कि कोल्हान का जो इलाका है कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और वाकई पिछले बार कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई और बहुत ठीक ठाक तरीके से ही हम नहीं कहें बल्कि उनके जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास वो भी जमशेदपुर में सरयू राय के हाथों पराजित हो गए थे। इस बार चंपई सोरेन, उनके बेटे, फिर गीता कोड़ा, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा समेत अनेक जो प्रत्याशी हैं, सरयू राय, वो तमाम प्रत्याशी कोल्हान के इलाके में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए कमर कसकर तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। और कोल्हान के इलाके में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाती है तो निश्चित तौर पर परिणाम में बहुत बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है, क्योंकि संथाल परगना का जो इलाका है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा है। देवघर की बात करें, दुमका, गोड्डा, तमाम जो संथाल परगना के इलाके हैं यहाँ पर आदिवासी बहुल यह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कंस्टिट्यूंसी बरहेट जो है वो भी संथाल परगना में आता है। वो बरहेट से चुनाव मैदान में है। उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन वो प्रॉपर दुमका सीट से चुनाव मैदान में है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से जो गिरिडीह जिले में आता है वो चुनाव मैदान में मुस्तैदी के साथ जमी हुई है। और आपने देखा कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की एक नई जोड़ी ने किस तरीके से झारखंड में प्रचार की एक हम कह सकते हैं कि नई गति जो है प्रचार को देने की कोशिश की है। कल्पना लोगों के बीच बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से जनता के बीच जाती रही, अपनी बात रखती रही। ये बात और है कि जनता पर कितना छाप छोड़ने में कामयाब रही। बिल्कुल इसका असर को जब मतपेटी खुलेगी जी ये पता दिवाकर एक बात जो राजेश ने कही, हम देखते हैं चंपई सोरेन को जिस समय मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन का ये चुनाव, इस चुनाव को करने का एक राजनीतिक एक तरह से एक अच्छा संदेश गया था। लेकिन जब वो जेल से वापस आए और जिस तरह से चंपई सोरेन को हटाया गया, उसने उस छवि पर एक बड़ा हमला हेमंत सोरेन के किया था। तो अब वो दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, एक तो भ्रष्टाचार के मोर्चे पे, दूसरा किस तरह से उन्होंने चंपई सोरेन को उस पद से हटा के फिर वो खुद स्थापित हुए। ऐसे में क्या जेएमएम के लिए बड़ा नुकसान दिखाई देता है चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी जमीन पर झारखंड में? किस तरह से आप देख रहे हैं इन दोनों गतिविधियों को? अगर हम देखें भ्रष्टाचार के बड़े मामले, साथ ही साथ पार्टी के एक सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार और जो तमाम आरोप जेएमएम पे लगातार लग रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी की उपज भी है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन के जो पिता है शिबू सोरेन, उन पे भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे हैं और चंपई सोरेन जो हैं वो एक तरीके से हमेशा से कहलाते थे कि वो शिबू सोरेन के राइट हैंड है। तो सोचिए कि जिस आदमी ने 35 सालों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोया हो और उसके बाद उसको अगर सीएम की कुर्सी मिलती है और उसके बाद एकाएक एक तरीके से जब उन्होंने अपनी उद्गार व्यक्त किए थे चंपई सोरेन ने, तो जब उन्होंने ट्विटर्स पर अपने मैसेज लिखे तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि वो कितने मर्माहत है, उनके दिल को कितना आघात पहुंचा है कि जिस पार्टी के लिए, जिस परिवार के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी एक तरीके से लगा दी, वहां पर उनको बेआबरू करके निकाला गया। तो ये जो एक उनकी जो अंदर की जो एक कह सकते हैं पीड़ा थी,
थी जो उसको लेकर वो लगातार आदिवासी समाज में गए। और वो सिर्फ एक सीएम नहीं रहे बल्कि कोल्हान में उनको लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इलाके में किसी को टाइगर कहा जाता है तो उसकी अहमियत क्या होगा। तो इस हिसाब से भी हम समझते हैं कि चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, तो उसका निश्चित तौर पर एक इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में मिलेगा। और आदिवासियों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं। तो वैसे में अगर चंपई सोरेन की बात उनके दिल तक पहुंची है और आदिवासियों को लगता है कि नहीं, एक परिवार के लोग ने एक आदिवासी समाज के साथ इस तरीके से, जो सिंपल बैकग्राउंड से आता है उसके साथ इस तरीके से उनको बेआबरू किया है, तो इसकी एक ठेस और इस बात की जो एक हम कह सकते हैं ना, लोगों के मन में भी पीड़ा है। और जब आदिवासी समाज के लोगों से हमारी बात होती है तो खासकर कोल्हान के इलाके में निश्चित तौर पर झलकता है कि उनके नेता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सही नहीं किया। तो अगर इस बात को लेकर किसी भी लोगों के मन में, अगर संथाल के लोगों में मन में गुस्सा है, और जब चंपई सोरेन तमाम जगहों पर जा रहे हैं, चाहे वो संथाल के इलाके में जा रहे हो, कोल्हान के इलाके में जा रहे हैं, गिरिडीह के इलाके में जा रहे हैं, तमाम जगहों पर वो 3 मुद्दों की बात लगातार उठा रहे हैं कि उनको भी काम करने नहीं दिया गया। वो चूंकि भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे इसलिए उनको काम करने नहीं दिया गया। तो भ्रष्टाचार को लेकर भी वो मुखर है, बांग्लादेशी घुसपैठ को भी लेकर मुखर है, और कह रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता का ख्याल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं रखा है, और उसका ख्याल कोई रख सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बात को लेकर लगातार वो आदिवासी समाज के बीच जा रहे हैं, और आदिवासी समाज के बीच चंपई सोरेन के निश्चित तौर पर बड़ी पैठ है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि पहले फेज में जो दिग्गज उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला 13 तारीख को होगा उसमें चंपई सोरेन भी हैं, और तमाम ऐसे नेता जो राजेश जिक्र कर रहे थे कि जो पश्चिम सिंहभूम का इलाका है, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, जमशेदपुर की सीट है, चाईबासा की सीट है, इन सीटों पर जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि हम ये कहें कि बीजेपी का खाता नहीं खुला था इस इलाके में 14 सीटों पर, इस बार लग रहा है कि जनता के मन में जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से चंपई सोरेन ने कनेक्ट किया है, और बीजेपी के तमाम चाहे बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो उन्होंने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था तो लगा था कि लोग एक तरीके से आंदोलनरत भी हो गए हैं। ऐसा कुछ अब वहां सुनने में भी आता है और उसकी झलक भी देखने को मिलती है। तो ये अब 13 तारीख के बाद ही ऋतु क्लियर होगा कि जनता किधर गई है, और 23 तारीख को जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तब। लेकिन फिलहाल झारखंड में भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोजगार और एक अस्थिर सरकार बनता हुआ, एक अस्थिर सरकार अजीत क्या एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में कई बार मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई, इसी के साथ साथ एक और बड़ा मसला जो रहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसके जवाब में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने राजीव गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र तो किया है। क्या इस तुलना को जनता समझ पा रही है? किस तरह से इन दोनों मुद्दे पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने या दोनों गठबंधनों ने जो मेहनत की है जमीन पर, उसके क्या असर दिख रहे हैं? देखिए तो बिल्कुल देखिए, आदिवासी समाज जो है भोला भाला मनाता है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो समान चीज़ों को समझता है। और जिस तरीके से यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से लगातार जो सरकार रही है जेएमएम की, और उसने जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार किया है, उसको ना सिर्फ नई पीढ़ी समझ रही है, आम लोग भी समझ रहे हैं किस तरीके से उनका जो भविष्य है वो दांव पे लग गया था। और हमने जब यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो वो मुखर होकर बताते हैं कि किस तरीके से तमाम भर्ती घोटाले हुए हों या जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो घोटाले किए हों, उनको कहीं ना कहीं वो एक अंदर से पीड़ा भी है कि आदिवासी समाज के होने के बाद भी इस तरीके से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री था, उसके बाद भी इस तरीके के तमाम घोटाले हुए, चाहे भर्ती घोटाले की बात की जाए, दूसरे घोटालों की बात की जाए, खनिज घोटालों की बात की जाए, तो ये पूरे झारखंड में रहा है पिछले 5 सालों तक। और उसका जो परिणाम है ये है कि आज जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यहाँ रोजगार की बात की जाए, वो बिल्कुल खत्म की कगार पे है। साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो एक बड़ा मुद्दा है, और जो कई इलाके हैं, परगना का इलाका है, संथाल का इलाका है, वहां पे लोग जो है इससे काफी परेशान हैं, और ये एक बड़ी समस्या यहां पर बनती जा रही है। कांग्रेस, जेएमएम, तमाम जो इंडिया अलायंस के जो दल है, जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन देखिए वो बातें यहाँ पर जनता बखूबी समझ रही है, क्योंकि अब जो है एक जो नई पीढ़ी जो है वो तैयार हो गई है, और जिस तरीके से चंपई सोरेन के साथ में किया गया उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी ने कोशिश की है कि जो ये मुद्दे हैं, रोटी बेटी और माटी, जो एक बीजेपी ने नारा दिया था, और उसको लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है और बिल्कुल अजीत कर रही है कि किस तरीके से रोटी बेटी माटी, बांग्लादेशी घुसपैठ, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे जो जेएमएम सरकार के दौरान इस 5 साल में सामने आए हैं, उन्हें बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस चुनाव में
बनाया है। देखना यह होगा कि पहले चरण का मतदान 43 सीटों पर 13 तारीख को है, जिसमें एक तरह से इन 43 सीटों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन 2019 में भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। ताकत इस बार बेहद झोंकी गई है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में। तो साख का मसला भी है, साथ ही साथ एक बड़ा सत्ता परिवर्तन। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि ये चुनाव झारखंड में सिर्फ सत्ता पे बैठने या सत्ता हासिल करने का नहीं है, रोटी बाटी माटी को बचाने का भी है। आप तीनों ही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे चुनाव पर चर्चा के लिए। धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। डी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।